हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे जिससे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, है ना। जब हमने किसी एक यूनिट सेल की पोजीशन डिटरमाइन करी थी, भी मैं आपसे पूछती हूँ एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो कितनों से शेयर हो रहा है और उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितनी है, हमने ये सब स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो इस लेक्चर में तो काम आएगा ही आएगा, मतलब क्वेश्चंस जो आपको इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड में तो काम आएंगे ही, प्लस पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने लगा है उसमें भी काम आएंगे। सो इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ कहूँगी, जिन्होंने मैथ्स ले रखी है लाइक उनके लिए तो ये मतलब चुटकी भर का काम है, लेकिन जिन्होंने बायो ले रखी है टेंशन नहीं लेनी। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम लाइक पीसीबी, मैंने भी ले रखी थी बायोलॉजी बैकग्राउंड से। सो मैं आपको बता रही हूँ, इतना इजीली मैं आपको इसे समझाऊंगी भी, आपको मैथ्स भी इजी लगेगी भी। हाँ ठीक है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी भी। हाँ जी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। सो आज हम स्टडी करने लगे हैं एज लेंथ के बारे में। उससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब जैसे कि मैंने बोला टॉपिक एज लेंथ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल जैसे कि SCC, BCC, FCC, इनमें हम एज लेंथ देखेंगे होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम केस कंसीडर करेंगे SCC का, ठीक है। SCC होता था सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। आप चाहे लिख भी सकते हो सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे मैं प्रिमिटिव भी बोलती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते थे। देखिए स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, सबसे पहले एक क्यूब बना लीजिए, साथ साथ अपनी कॉपीज में बनाते चलिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने बना लिया है क्यूब, आपने भी अपनी कॉपीज में सबसे पहले क्यूब को बना लेना है। अब सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं एटम्स को डिनोट कर रही हूँ, आप देख सकते हो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, एटम्स कहाँ मिलेंगे, हमें कॉर्नर्स पर मिलेंगे। कॉर्नर्स को कैसे याद करवाया था, ऐसे देन सामने और देन नीचे, है ना। याद होगी वो टेक्निक आपको। अब एज लेंथ क्या होता है, अगर हम किसी क्यूब में बात करते हैं तो एज लेंथ होती है ये, दिस इज कॉल्ड इट्स एज लेंथ। एज लेंथ को मैं डिनोट कर रही हूँ क्योंकि क्यूब है तो सारी एजेस आपको पता नहीं क्या होती है। मैंने आपको कैसे याद करवाया था, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कीजिए। सो दिस इज द एज, है ना। सिमिलरली इस क्यूब के अंदर ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, 12 एजेस हैं, और इनकी जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं एज लेंथ, है ना। उसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के साथ इस एज लेंथ को कंपेयर करना है। सो मैं यहाँ पर एक बार फिर से क्यूब एक बनाने लगी हूँ, आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक्स में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने एक और क्यूब यहाँ पर बनाया है, सेम ही क्यूब है, बस यहाँ पर आपको ये बताया था भी इसकी पोजीशन अभी कॉर्नर्स पे है। अब हम कॉर्नर वाले एटम को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। देखो आपको पता है हर कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8 होता है, ऑब्वियसली बात है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना के दिखा सकती हूँ। ये एटम है और ये इस यूनिट सेल में, यूनिट सेल तो ये है ना एक स्क्वायर, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, कुछ इस तरह से है ना। और ये तो हो गया एक एटम जो कॉर्नर पे है। अब मैंने बोला कॉर्नर वाले सारे एटम क्या कहलाएंगे, कॉर्नर वाले सारे एटम जो है वो सिंपल क्यूबिक सेल बनाते हैं। तो एक कॉर्नर वाले एटम को मैंने इस कलर से शो किया, दूसरे को मैं इससे करी ताकि आपको समझ आ सके,
ठीक है। सर्कल हो सकता है थोड़ा अनइवन सा बने, बट हमें टॉपिक को समझना तो उसे कंसीडर करेंगे। अब आपको पता है एटम को मैं स्फेरिकल कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये एटम का सेंटर से लेकर ये क्या है, रेडियस है r। सिमिलरली इस वाले कॉर्नर वाले इस एटम का रेडियस क्या है, r है। मैंने क्या किया, इसी एटम को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, इन्हीं एटम्स को बड़ा बना दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, तो बड़ा करूंगी तो इसका इतना कंट्रीब्यूट अंदर कर रहा है, सिमिलरली इसका कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पे हैं, ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। ये तो हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है इतना सा नहीं है, ठीक है। जब हम बनाएंगे हमने देखा कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का क्या मतलब है भी 1/8 पार्ट जो है वो यूनिट सेल के अंदर है, तो इस यूनिट सेल के अंदर ये है और ये है ना, इसका रेडियस आर ये है, इसका रेडियस आर ही है। और मैंने आपको क्या बोला, इस टोटल को मैं क्या बोलती हूँ, ए बोलती हूँ, एज लेंथ बोलती हूँ। तो एज लेंथ हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू एज लेंथ, और एज लेंथ हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, आर प्लस आर। कितनी हो जाएगी हमारी एज लेंथ, ए इज इक्वल्स टू 2r। ये किस केस के लिए हो जाएगा, ये SCC के केस के लिए हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने लगी हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एज लेंथ क्या होती है। हम सब तीनों चारों की एज लेंथ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब सेकंड आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की हम बात कर रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या एज लेंथ होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है एटम्स कहाँ पर मिल रहे हैं, एटम्स हमें मिल रहे हैं कॉर्नर्स पर, प्लस हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, फेस के सेंटर पर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे आपने क्यूब को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स में स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो पहला क्यूब जो मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स पर एटम है, सारे कॉर्नर्स पर हमने एटम्स दिखाने हैं। कॉर्नर्स वाला कैसे करते थे, देखिए पहले हाथ ऊपर कीजिए, ये दो कॉर्नर्स, नीचे वाले दो कॉर्नर्स रूम में, सामने वाले और सामने वाले नीचे दूर, ठीक है। तो ये तो कॉर्नर्स हो गए। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब क्या होता है, भी कॉर्नर्स पर भी होना और फेस पे भी होना। फेस क्या होता है, जैसे जहाँ मैं खड़ी हूँ, एक तो वो दीवार के सेंटर पर, सामने वाली दीवार के सेंटर पर, इस दीवार के सेंटर पर, इस दीवार के सेंटर पर, ऊपर वाली दीवार के सेंटर पर और नीचे वाली दीवार के सेंटर पर। यानी कि ये ऊपर वाली दीवार के सेंटर पर, ये नीचे वाली के, ये लेफ्ट वाली के सेंटर पर, ये राइट वाली के सेंटर पर, ये आगे वाले के सेंटर पर और ये पीछे वाले के। ये क्या हो जाएगा हमारा FCC कहलाएगा। अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर से। हाँ जी, तो ये हमारा क्यूब बन गया है। अब इस क्यूब के अंदर आप ये देखिए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर, कॉर्नर पर। तो मैं इस डायगोनल को कंसीडर करती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एज लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस केस में एज लेंथ क्या होगी, खुद सोचिए। एज लेंथ क्या होती है, एज लेंथ होती है ये चीज़, है ना। एज लेंथ हम कहते हैं, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक सेल में एज लेंथ वो क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर एटम्स प्रेजेंट थे। इस केस में एज लेंथ क्या होगी, जहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। तो एज लेंथ ये कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी। ये क्यों नहीं कहलाएगी, ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एज लेंथ है, ए। ये जो थी ये सिंपल क्यूबिक सेल के लिए थी, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर कॉर्नर पर थे और यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पर हैं। लेकिन फेस सेंटर की बात हो रही है, तो आपने फेस सेंटर वाले को भी लेना है, कॉर्नर को भी लेना है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होएगा जहाँ पर फेस सेंटर भी आएगा और कॉर्नर भी आएगा। देखो कैसे, ये जैसे कॉर्नर है, हमें एक चाहिए कॉर्नर का मॉलिक्यूल, इस कॉर्नर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब आपको पता है एक बीच में भी प्रेजेंट है, तो एक ये हो जाएगा।
यानी कि ये डायगोनल पे आएंगे तभी तीनों मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आएंगे, तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये फेस सेंटर्ड कहलाएगा। अगर हम अकेला इधर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉर्नर्स के हैं, तो जहाँ पर एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल क्यूबिक सेल होता है। लेकिन ऐसी एज लेंथ जहाँ पर एटम्स कॉर्नर पर भी हैं और फेस के सेंटर पर भी हैं, वो क्या कहलाती है? वो एज लेंथ कहलाती है FCC की। तो इसकी एज लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी एज लेंथ ये होगी, जैसे कि मान लीजिए ये फेस जहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर पैर नीचे से लेकर ऐसे डायगोनल फेस ये होता है, या फिर जो सामने वाली है उसके ऐसे ऐसे आप लेके जाओ, कट मार दो टेढ़ा डायगोनल में, या इधर वाली दीवार के डायगोनल में, जिस भी फेस की बात कर रहे हो। मैं इस फेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ कौन से की बात करेंगे, कौन से मतलब एलिमेंट्स की बात करेंगे? एक तो एटम एक यहाँ होगा कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर यहाँ होगा, ठीक है। कॉर्नर पर तो होते ही हैं और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होती है, तो ऐसे दिखा दिया। अब एक प्रेजेंट होगा फेस के सेंटर पर, जो फेस के सेंटर पर होगा वो पूरा का पूरा होगा। अब देखो फेस के सेंटर वाले का ये सेंटर है, ये है R और ये है R। सिमिलरली जो कॉर्नर वाले के है, कॉर्नर वाले का ये R है और इधर वाले का ये R है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो डायगोनल है, फेस डायगोनल है, फेस, ये जो फेस डायगोनल है ये कितना है? R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो गया? 4R। 4R है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ A। हमें पता है ये एज लेंथ जो उसकी होती है सिंपल क्यूबिक सेल की A होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये A है, ये वाला A है, ये भी क्या है? A है, ठीक है ना। एज लेंथ का मतलब क्या होता है? ये सिंपल क्यूबिक वाले के लिए A थी, जहाँ पर सिर्फ 2 कॉर्नर्स के थे, तो ये भी A हुआ, ये भी A हुआ। लेकिन डायगोनल पे क्या मिला हमें? 4R मिला, ठीक है। डायगोनल पे हमें 4R मिला। तो अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के केस में A की वैल्यू पूछूं क्या होगी, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता चल गया। मान लो इसको A कह देती हूँ, इसको B और इसे C बोल देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ ट्रायंगल ऐसे बना के दिखा देती हूँ, ये अलग से, ये A है, ये B है, ये C है। अब AB की वैल्यू क्या है? R प्लस R और प्लस R, यानी कि 4R। और इधर से AC की वैल्यू A है और BC की वैल्यू A है ना। अब मैं लिख सकती हूँ AB क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, आपको पता है ना, H हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज है AB, तो AB का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। यहाँ से AB क्या आ जाएगी? रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा। अब AC क्या है? A है और BC क्या है? A है। तो AB क्या आ जाएगा? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको आप क्या बोल सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2A स्क्वायर। क्लियर है? एक बार इस डायग्राम को यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? AB की वैल्यू निकाल ली, जो क्या आ गई? रूट 2A स्क्वायर। ये पूरा ऐसे है, रूट 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, A स्क्वायर है तो A के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये रूट 2A। ये आंसर हो जाएगा हमारा AB का। अब आपको बताए AB क्या है? AB इज इक्वल्स टू 4R है ना। तो 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A हो गया। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4R बाय रूट 2। ये क्या हो गया? एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गया फॉर द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, हमने क्या किया? पहले हमने एटम्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 2 तो कॉर्नर पर हैं और एक फेस सेंटर्ड पर हैं। हमने रेडियस उन्हीं का डिटरमाइन करना है ना, फेस सेंटर्ड का। और फेस सेंटर्ड का मतलब कहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? फेस के सेंटर पर और कॉर्नर पर। इसीलिए हमने ये डायगोनल को कंसीडर किया। पिछले केस में हमने इसको क्यों लिया था? क्योंकि सिर्फ कॉर्नर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर फेस के सेंटर पर भी एक मॉलिक्यूल है। तो एक ऐसी लाइन जो फेस के सेंटर से भी पास हो और कॉर्नर को भी टच करे, वो क्या होती है? फेस डायगोनल होती है। तो हमने क्या किया? ये जो डायग्राम है इसको साथ में इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, वहाँ हॉच पॉच ना हो।
यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक रिलेशनशिप निकाल लिया आर और ए के बीच में। तो ये था एफसीसी के केस में। अब हम देखेंगे बीसीसी के केस में कैसे होगा। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसका मतलब क्या होता है, एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स हमें मिलेंगे कॉर्नर्स पर और हमें एटम्स कहाँ पर मिलेंगे, बॉडी के सेंटर पर। यानी कि अब हमें एक ऐसी लाइन पास करवानी है जो बॉडी के सेंटर से भी निकले और कॉर्नर से भी निकले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। आपको भी बताऊंगी इसका क्या यूज़ है, ए जो मैं आपसे निकलवा रही हूँ ना, ए का और आर का, रेडियस का और एज लेंथ का क्या यूज़ है। तो ये तो हमारा क्यूब हो गया। कहाँ पर हमें एलिमेंट्स अब मिलेंगे, हमें मिलेंगे कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पे मैंने बना दिए, देखिए कॉर्नर्स पर हम कैसे चेक करते थे, ऐसे 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 ऐसे, और कहाँ पर मिलेगा, बॉडी के सेंटर पर, यानी कि जिस रूम में आप खड़े हो उसके बीचों बीच। तो यहाँ पर हमें एटम्स मिलेंगे। अब हमें एज लेंथ जो निकालनी है ना, मतलब जो हमारे एज है वो तो ए होती है, ए के बीच में रिलेशन निकालना है और किसके बीच में रिलेशन निकालना है, रेडियस के बीच में। अब एक ऐसी लाइन पास करो जो इन तीनों पोजीशन को, यानी कि दो कॉर्नर्स को और एक बॉडी सेंटर को पास करेगी। तो आगे वाले के कॉर्नर से पीछे वाले के कॉर्नर तक ये क्या कहलाएगी अपनी, ये कहलाएगी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल किसको क्रॉस करती है। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए डॉटेड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी ना, आपको और क्लियर होगा। फिर आपको एक बार 3D इमेजिनेशन भी बताती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरा क्यूब है। अब देखना मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बनाती हूँ, हमको समझ आ जाएगा। कॉर्नर पर एक एटम है ऐसे, इस पीछे वाले कॉर्नर पर भी एक एटम है, आगे वाले में नहीं पीछे वाले में, और एक जो एटम है वो हमें सेंटर पे मिलेगा। अब ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे। समझ पा रहे हो कैसे, देखो एक एटम यहाँ पर है नीचे, ठीक है, और एक वहाँ सामने वाले के ऊपर है, ये होएगी बॉडी डायगोनल। एक जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके नीचे से सामने वाले के ऊपर तक, या फिर इधर के नीचे से सामने वाले के ऊपर तक, ये बॉडी डायगोनल होगी। या फिर उसके नीचे से, ठीक है, यहाँ तक के ऊपर, उसके नीचे से यहाँ तक के ऊपर, बॉडी डायगोनल जो ऐसे क्रॉस करेगी, जो एक बॉडी के अंदर वाले एटम से और दो कॉर्नर से क्रॉस करेगी। सो इस केस में स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा बना दिया, आप बड़ा बनाओगे क्योंकि पूरा पूरा ऑक्यूपाइड होता है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, पूरा पूरा ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सो क्या होगा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा इसका आर, इस वाले एटम का कॉर्नर वाले का ये हो जाएगा इसका आर। तो बॉडी डायगोनल की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, बॉडी डायगोनल हो जाएगा हमारा 4r। ठीक है, बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अब चीज़ देखिए, अब हमने क्या करना है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, मैं कहती हूँ ए होता है, एज लेंथ होती है, एक ये हो गई हमारी, और अब एक ये देखिए फेस डायगोनल के एंड से, फेस डायगोनल के बीचों बीच निकाल रही हूँ लाइन, ये मैं, जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और एज लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब आप देखो, मैं ये एज भी नहीं ले सकती, ये भी नहीं ले सकती, ये भी नहीं ले सकती, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कब बनेगा, अभी बॉडी डायगोनल से निकल गई, फेस डायगोनल से निकल गई और एज लेंथ से निकल गई, ये ऐसे बना है। ठीक है, ये ऐसे क्यूब है, इधर पास से निकल रहे, ये फेस की डायगोनल है। इधर देखिए इस डायग्राम में समझाऊं तो, ये तो बॉडी डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है और ये हमारी एज है, ये ट्रायंगल है। शेड करके दिखाती हूँ, ये वाला एरिया, समझ पा रहे हो, ये वाला एरिया। अब मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, ये देखो, ये चीज़ जो मेरी है, ये है मेरी 4r, ये चीज़ मेरी कितनी है, 4r है। ये चीज़ मेरी क्या है, ये चीज़ मेरी a है, और ये मैंने बोला ये मेरा फेस डायगोनल है, ये टेढ़ी है थोड़ी सी, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लीजिएगा, ये थोड़ी टेढ़ी है, फेस डायगोनल है। और अभी फेस डायगोनल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, वो थी √2a।
ए बी इज इक्वल्स टू √2a था ना, पहले हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी, फिर आर से कंपेयर किया था पिछले वाले केस में एफसीसी में। तो फेस डायगोनल कितनी थी? √2a, ये ए है और ये 4r है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए बी सी, ए बी क्या होगा? बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर का रूट, यही होती है। ए बी क्या आएगी? बी सी क्या है हमारे पास? बी सी है, सॉरी बी सी है ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि √2a का स्क्वायर। इसको इरेज कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इजीली हम। हाँ जी, सो यहाँ पर देखिए अब वैल्यूज डालेंगे ए और आर का रिलेशन निकालने के लिए। ए बी क्या हो जाएगा? √a² प्लस √2a का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2a², रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा √3a²। ठीक है, अब a पे स्क्वायर है और रूट है ऊपर, तो a बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? √3 अकेला और a बाहर। ये आ गई ए बी की वैल्यू। और ए बी आपको बता चुकी हूँ 4r होता है, क्योंकि एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है और एक बिल्कुल सेंटर पर है बॉडी के, तो 4r के इक्वल था। तो 4r इज इक्वल्स टू √3a हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4r/√3 आ जाएगी। बस डायग्राम को समझना है। अब यहाँ फेस डायगोनल से निकल रहा है, बच्चे गलती कर देते हैं, a² ले लेते हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये तो था एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर था, ये एज लेंथ और मैंने रेडियस के बीच में रिलेशनशिप बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर मैं पहले आपको वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगी। जैसे आर और ए के रिस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है उसका, जैसे एफसीसी का, बीसीसी का, और फिर हमने पर एटम वॉल्यूम निकालकर पैकिंग फ्रैक्शन में उसे यूज़ करना है। सो वो दोनों टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन में काम आएंगे, इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में साथ ही करवाऊंगी वॉल्यूम को। आज के इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये वैल्यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूज़ होने वाली है। अगर आपको ए की वैल्यू याद होगी, मतलब एज लेंथ की वैल्यू सिंपल क्यूबिक सेल, फेस क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए याद होगी, तभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपसे हो पाएगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।